दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिंदी AEC से हिंदी भाषा और संप्रेषण का यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने यूनिट फर्स्ट जो है उसके दोनों चैप्टर्स और हमारी यूनिट सेकंड के चैप्टर सेकंड के 2 पार्ट्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारी चैप्टर सेकंड का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। ओके फ्रेंड्स, चैप्टर सेकंड का नाम है हमारे संप्रेषण की संभावना एवं भ्रामक और प्रभावी संप्रेषण में अंतर। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड था वहाँ पे हमने अपने इन 7C जो हमारा टॉपिक था इनको सिर्फ बता के छोड़ दिया था कि 7C कौन से होते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपने 7C से, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला है हमारा विश्वसनीयता। ठीक है, तो संप्रेषण का आधार विश्वास है, यानी कि जब भी हम किसी से संप्रेषण की प्रक्रिया करते हैं यानी किसी से बातचीत करते हैं तो उसका आधार जो है वो विश्वास है। ठीक है, तो ये संप्रेषण करता है यानी कि जो बात बोलने वाला होता है और वक्ता की नियत पर निर्भर होता है कि वो श्रोता को कितनी जानकारी देना चाहता है। यानी कि ये वक्ता की नियत पर निर्भर करता है, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मैं आपके लिए वक्ता हूँ, तो ये मेरी नियत पर डिपेंड करता है कि मैं आप लोगों को कितनी जानकारी देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो श्रोता होते हैं, श्रोता को वक्ता में पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको वक्ता में पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, जो वक्ता है उसकी बात को अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, जब अगर वो उनमें विश्वास रखेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु। तो दूसरा जो हमारा C है वो है विषय वस्तु। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु के जरिए श्रोताओं को चुना जाता है, मतलब कि किन लोगों को क्या संदेश देना है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये पॉइंट हमें कहता है कि जो विषय वस्तु होती है उसके ज़रिए हम श्रोताओं को चुनते हैं, सुनने वाले को चुनते हैं। यानी जो वक्ता होता है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड श्रोताओं को चुनता है कि किन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, यानी कि लोगों की ज़रूरत क्या है, तो उनके हिसाब से लोगों को संदेश क्या देना चाहिए। ठीक है, तो ये विषय वस्तु का काम होता है। संदेश को श्रोता के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि वक्ता कोई भी संदेश दे, कोई भी बात कहे, उसे श्रोता के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और श्रोता के विश्वास के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि वो जो संदेश है वो श्रोता के विश्वास के हिसाब से होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा संदर्भ। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा जिन संदेशों का आदान प्रदान होता है वे सब हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से संदर्भित यानी कि संबंधित होते हैं। यानी कि संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसी भी संदेश का जो आदान प्रदान होता है वो सारे संदेश जो होते हैं हमारे जीवन से किसी न किसी रूप से संदर्भित होते हैं, यानी कि संबंधित होते हैं। ठीक है ना, हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू से रिलेटेड होते हैं वो सारे संदेश। संदर्भ ठीक होने पर ही श्रोता संदेश को प्राप्त करता है, यानी कि जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी चीज़ से रिलेटेड, जिस भी संदर्भ से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, तभी श्रोता जो है वो संदेश को प्राप्त करेगा, वरना अनदेखा कर देगा। ठीक है, यानी कि जो वो श्रोता है वो श्रोता के संदर्भ में वो बात सही होनी चाहिए, वरना जो श्रोता अगर उसे लगेगा कि मेरे काम की बात नहीं है, ठीक है ना, मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो वो उस बात को अनदेखा कर देता है। इसलिए संदेश को संदर्भ के हिसाब से सुनिश्चित करना चाहिए। इसलिए जो वक्ता होता है उसे ये देखना चाहिए कि संदेश जो है वो श्रोता के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हमारा। फोर्थ है हमारा स्पष्टता। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए विचारों को स्पष्टता से प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि जब भी अगर हम प्रभावी संप्रेषण करना चाहते हैं तो उसके लिए जो वक्ता होता है जब वो अपने विचारों को श्रोता के सामने प्रदर्शित करता है यानी उसके साथ बांटता है तो वो उसे स्पष्टता के साथ सामने रखे, यानी सफाई के साथ रखे। ठीक है, ताकि जो वक्ता हो और श्रोता हो उनके बीच में एक ही अर्थ समझे वो एक मैसेज का। यानी कि अगर जो वक्ता होता है वो अपनी बात को श्रोता को बहुत सफाई के साथ बहुत प्यार से अच्छे से समझाएगा तो जो वक्ता और श्रोता होते हैं वो संदेश का एक ही मतलब समझते हैं। ठीक है, तो वो जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है वो प्रभावी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा माध्यम। ठीक है,
संप्रेषण प्रक्रिया द्वारा केवल उन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज भी हो सकती है, यानी कि किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर किस तरीके से बातचीत की जा रही है, बोलने से या फिर लिखने से। ठीक है, तो ये सब माध्यम होते हैं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें केवल उन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए उपयोगी हो और दोनों को समझ आ सके। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं अभी यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए, तो हम दोनों के बीच में हमारा जो माध्यम है वो हिंदी है, और ये जो है उपयोगी भी है। क्यों? क्योंकि ये मुझे भी समझ आ रहा है और आपको भी समझ आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी संप्रेषण की जो पूरी प्रक्रिया हो गई वो प्रभावी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा निरंतरता एवं एकमतता। ठीक है, तो संप्रेषण एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर चलती रहती है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा चलती रहती है। कोई किसी से अपनी बात शेयर कर रहा है, कोई किसी को, तो ये जो प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और संदेश की पुनरावृत्ति के बाद भी उसमें समानता, नवीनता एवं रोचकता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम संदेश को दोबारा भी बोल रहे हैं किसी के सामने, पुनरावृत्ति यानी दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर समानता होनी चाहिए, यानी कि वो वैसा ही होना चाहिए जैसे उसे पहले बोला था। नवीनता होनी चाहिए, यानी कि नयापन, जैसे कि हम पहली बार बता रहे हैं, और रोचकता यानी उतने ही इंटरेस्ट के साथ बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट, जो कि हमारा प्राप्तकर्ता की क्षमता। ओके फ्रेंड्स, तो संप्रेषण में प्राप्तकर्ता की क्षमता हो, जैसे कि उनकी भाषा, आयु वर्ग, संस्कृति आदि को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगर हम उनकी क्षमताओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो संदेश जो है वो अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि जब हम संप्रेषण की प्रक्रिया करने चलते हैं, तो जब मैसेज को देने वाला होता है, यानी संदेश को बोलने वाला होता है, उसे हमेशा प्राप्तकर्ता की क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी भाषा क्या है, वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है, किस भाषा उसको, यानी कौन सी भाषा उसे ज़्यादा समझ आती है, उसकी उम्र क्या है, किस वर्ग से वो संबंधित है, उसकी संस्कृति क्या है, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए और तब अपना संदेश देना चाहिए। ठीक है, अगर वो इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखेगा तो जो संदेश होता है वो अर्थहीन हो जाएगा। कैसे? अगर उसने उस भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो प्राप्तकर्ता को आती ही नहीं है, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा। और अगर उसने उसकी एज से रिलेटेड, सोचो एक 5 साल का बच्चा और एक यहीं 20 साल का आदमी है, ठीक है, तो वो उससे भाई बहुत सारी नॉलेज वाली बातें कर रहा है, क्या उस 5 साल के बच्चे को बात समझ आएगी? नहीं। ठीक है, तो वर्ग और संस्कृति से रिलेटेड बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 C यानी 7 C's। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये 7 C's जो हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है हमारा, भ्रामक संप्रेषण का कारण होता है श्रोता और वक्ता के बीच में विश्वास और भरोसे का ना होना। ठीक है, तो अगर वक्ता और श्रोता के बीच में विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो भ्रामक संप्रेषण होती है। ठीक है ना, तो यानी जब भी वो बात करते हैं एक दूसरे से, तो जो बात करने की प्रक्रिया हो जाती है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, वो भ्रामक हो जाती है। ठीक है, हमारे यहीं पे इसका एक हमने अंतर स्पष्ट फ्रेंड्स हमने साथ के साथ किया है। ठीक है, तो हमारे प्रभावी संप्रेषण का फर्स्ट पॉइंट है, प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता ही है श्रोता और वक्ता के बीच विश्वास का होना। यानी कि भ्रामक संप्रेषण में विश्वास नहीं होता, प्रभावी संप्रेषण में विश्वास होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, भ्रामकता का एक कारण यह भी है कि वक्ता श्रोता को एक साथ कई सारी सूचना प्रदान करता है, जिससे श्रोता किसी भी सूचना को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता। यानी कि भ्रामक संप्रेषण जो होता है, इसमें क्या होता है, जो वक्ता होता है, बात को कहने वाला होता है, वो श्रोता को एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। कभी इसको एक बात बता दी, फिर दूसरी बता दी, तीसरी बता दी, चौथी बता दी, बहुत सारी बातें बता दी। तो जो श्रोता होता है वो किसी भी बात को अच्छे से नहीं सुन पाता और उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे प्रभावी संप्रेषण का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इसमें वक्ता एक एक करके धीरे धीरे सूचना प्रदान करता है। यानी कि इसमें जो वक्ता होता है वो एक एक करके धीरे धीरे एक एक इन्फॉर्मेशन देता है अपने श्रोता को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, श्रोता संदेश को ग्रहण करने में रुचि लेता है। जब उसके सामने धीरे धीरे एक एक बात आ रही है, वो हर एक बात को समझ पा रहा है, तो जो श्रोता होता है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है बातों को और सुनने का। ठीक है, अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है हमारा, इसमें वक्ता के संदेश में अस्पष्टता, विरोधाभास होता है। यानी कि जो वक्ता होता है, जो वो संदेश देता है,
उसके अंदर सफाई नहीं होती, यानी वो सफाई से अच्छे से ठीक प्रकार से अपना संदेश नहीं देता है और विरोधाभास होता है, ठीक है, जिससे श्रोता के मन में जो है संदेश के प्रति भ्रामकता बढ़ सकती है। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा थर्ड पॉइंट है प्रभावी संप्रेषण का, कि इसमें ज़रूरी है कि वक्ता पहले संदेश को खुद समझे और फिर श्रोता को समझाए। तो इससे क्या होगा, जब वक्ता जो है उसको पहले से ही पूरा मैसेज अच्छे से पता होगा, उसके फ़ायदे नुकसान सब पता होंगे, तो वो श्रोता को भी अच्छे से समझा पाएगा, जिससे कि श्रोता खुद समझ जाएगा और उसके मन में भ्रामकता पैदा नहीं होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा भ्रामक संप्रेषण के लिए शोर भरा माहौल भी उत्तरदायी है। यानी कि जब हम बात कर रहे हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो तो क्या होता है, जो श्रोता होता है उसको कई बार बात समझ नहीं आती है, ठीक है, तो तब भी भ्रामक संप्रेषण हो जाती है। यही प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधाओं से रहित संप्रेषण जरूरी है। यानी कि अगर हमें अपनी बातचीत को प्रभावी संप्रेषण बनाना है तो उसके लिए हमें बाधाओं से बाहर निकलकर संप्रेषण करना होगा, यानी कि उसमें शोर शराबा ना हो, उसमें कोई भी बाधा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट हमारा, जब वक्ता श्रोता की आयु, भाषाई ज्ञान और कार्य क्षेत्र आदि का ध्यान नहीं रख पाता तो ऐसी दशा में भ्रामकता फैलती है। यानी कि जो संदेश को देने वाला है, अगर वो श्रोता की आयु, उसके भाषाई ज्ञान यानी उसे भाषा का कितना ज्ञान है और कौन सी भाषा का ज्ञान है, और उसके कार्य क्षेत्र उनको ध्यान में ना रखकर कोई संदेश दे, तो ऐसी दशा में क्या होता है, भ्रामकता फैलती है। जो श्रोता होता है वो मैसेज को अच्छे से समझ नहीं पाता, ठीक है। तो यही इसमें श्रोता की आयु, ज्ञान और कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर बात करता है वक्ता, ठीक है। तो जब वक्ता उसके हिसाब से बात कर रहा है तो जो श्रोता होता है वो भी मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा भ्रामक संप्रेषण और प्रभावी संप्रेषण में अंतर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप हमें हमारे ग्रुप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर अगर हमारे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।